ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। महाराज भरतपुर चाहते थे कि भरतपुर से और रोहतक तक जाट स्टेट बन जाए, और महाराज अलवर चाहते थे कि अलवर से दिल्ली तक राजपूतों का स्टेट कायम हो जाए। हमारा अंतिम फैसला गांधी जी ये है कि हम मर जाएंगे मगर मेवात नहीं छोड़ेंगे। तो ये बात गांधी जी को अंदर तक प्रभावित कर गई और गांधी जी भावुक हो गए। दोनों तरह की रिवाजों को मानते थे। अच्छा, जो जो डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव का मेवात, वहाँ शिक्षा थी, हर 2 मील पे स्कूल खुलवा दिए गए थे। खिलाफ रही और आखिर में ये हुआ कि गांधी जी का कत्ल हुआ 30 जनवरी को। उसमें एक कारण ये भी है मेवों को यहाँ रोकना। ये जो सूरजमल जी के जो एक किस्से बताए जाते हैं कि दिल्ली के दरवाजे उतार के लेकर आए थे वो घासेड़ा के दरवाजे, घासेड़ा के किले के दरवाजे आज भी वो लगे हुए हैं डीग के किले में, और वो तो रिकॉर्ड की बात है। तो घासेड़ा में हम जिस इतिहास का जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर महात्मा गांधी साहब आए थे, उस समय क्या क्या हुआ था? उस 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो यहाँ पे जो सांप्रदायिक फोर्सेस थी और अलवर और भरतपुर के राजा थे, वो दोनों ही मेवात को मेवों से खाली करवाना चाह रहे थे, और उन्होंने नारा दिया था कि पाकिस्तान या कब्रिस्तान। महाराज भरतपुर चाहते थे कि भरतपुर से और रोहतक तक जाट स्टेट बन जाए, और महाराज अलवर चाहते थे कि अलवर से दिल्ली तक राजपूतों का स्टेट कायम हो जाए। दोनों की अपनी अपनी स्टेटजी थी, लेकिन सही बात यह है कि जो किसान आंदोलन चला अलवर में 1932-33 में, और उसके बाद कांग्रेस ने जो स्वतंत्रता आंदोलन चलाया, कांग्रेस का ये था कि जो हिस्सा अंग्रेज़ों के डायरेक्ट कब्ज़े में था भारत का, उसमें कांग्रेस के नाम से ही आंदोलन चलते थे, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनमें कांग्रेस ब्रजमंडल या प्रजा परिषद के नाम से अपने आंदोलन चला रही थी। तो अलवर में प्रजा परिषद के नाम से आंदोलन चल रहा था, और भरतपुर में ब्रजमंडल के नाम से आंदोलन चल रहा था। और उसमें जो मेव थे, क्योंकि गांधी जी के से प्रभावित थे मेव, और मेवात में गांधी जी को बापू गांधी कहा जाता था, तो इसलिए मेव उन आंदोलन में पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के साथ थे। उन सब चीज़ों से ये दोनों राजा नाराज़ थे, और भरतपुर में तो आंदोलन चल ही रहा था कि उन्होंने अप्रैल में, जब ज़्यादा दबाव उनके ऊपर आ रहा था प्रजामंडल का और किसान सभा का, तो उन्होंने होडल में दंगा करा दिया। ये 47 की बात है सर। अप्रैल 47 की बात। और उसके बाद भरतपुर में मेव का जो है कत्लेआम शुरू हुआ, और लोग भागकर वहाँ से अलवर स्टेट में दाखिल हुए। एक नदी बीच में पड़ती है, शायद रूपारेल नदी, वो दोनों स्टेट्स की वो थी बाउंड्री। तो उस समय भरतपुर में जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग रहते थे उनको चिन्हित किया गया, उनको भगाने के लिए या चिन्हित भी ये था कि गांव में तो मेव थे, खासकर तहसील पहाड़ी, कामा और आधा मतलब नॉर्दर्न नगर और कुछ डीग में, तो वो मेव इकट्ठे बसे हुए, उस वक्त भी बसे हुए थे। जो हमारी पाल और गोत हैं, तो पालों के हिसाब से लोग बसे हुए हैं, सैकड़ों गांव एक पाल के बसे हुए, तो उस तरह बसे हुए। शहरों में वो लोग थे जो स्टेट की सेवा में थे, और वो सैयद थे या काजी थे, क्योंकि पढ़े लिखे वही होते थे, मेव तो पढ़े लिखे थे नहीं। तो पहले भरतपुर, बयाना और कुम्हेर में उन मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, और उसके बाद गांव में मेव का कत्लेआम हुआ। तो लोग भागकर अलवर स्टेट में दाखिल हो गए। बीच में नदी पड़ती थी, उस पर अलवर स्टेट की फ़ौज थी। फ़ौज ने कहा भाई हम पैसे लेंगे तब आपको एंट्री देंगे। तो पर हेड कुछ उन्होंने तय किया, मुझे ज़्यादा याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि 2,500 या 3,000 रुपये उन्होंने पे किए, और वो लोग उधर को आ गए। लेकिन फिर अलवर वालों ने भरतपुर वालों से साँठ-गाँठ की, और फिर उन्होंने भी उनका पैसे भी ले लिए और कत्लेआम भी शुरू कर दिया। और उसके बाद दोनों स्टेट्स में हज़ारों लोग, एक अंदाज़ा ये है, अंदाज़ा नहीं रिकॉर्ड की बात है कि 82,000 लोग कत्ल हुए दोनों रियासतों में। तो जब रहना मुश्किल हो गया, लोगों ने मुकाबला भी किया, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एक तरफा लड़ाई हुई,
लोगों ने मुकाबला भी किया, लेकिन जब ये लगा कि मिलिट्री से मुकाबला नहीं होगा तो सब लोग यहाँ आ गए। जो जो उस वक्त गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का मेवात था, जिसे अंग्रेज़ी मेवात कहा जाता था, वो रियासती मेवात था, ये अंग्रेज़ी मेवात था। तो आप समझिए कि 3 आज के हिसाब से अलवर ज़िला, भरतपुर ज़िला और गुड़गांव ज़िला, तीनों ज़िले की जो मेवात थी वो गुड़गांव के मेवात में आ गई। तो काफ़ी कंजस्टेड थी, खाने पीने की भी दिक्कतें रही होंगी, रहने की भी फिर बरसात लग गई तो रहने की भी दिक्कतें रही, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। लोग रात को जाते पहाड़ क्रॉस करके और अपना बाजरा ज्वार ले आते वहाँ से, तो बाद में उसकी भी मिलिट्री को पता चल गई है, उन्होंने पहाड़ में वो पहरा बिठा दिया और जो जाता उसको गोली मार दी। तो उस तरह का बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ। तो यहाँ जब लोगों को दिक्कतें आई तो लोग यहाँ कैंप लग गए, रेवाड़ी में, घासेड़ाम में और सोना में, और यहाँ से लोग काफ़िला बनाकर पाकिस्तान जाने लगे। अच्छा, एक बात ये भी है कि उस वक्त इस्लामपुर गांव जो गुड़गांव के नज़दीक, वहाँ तक का पूरा एरिया, और अलवर से आगे अकबरपुर गांव है कोई अलवर से 10 किलोमीटर आगे, वहाँ तक ये पूरा एरिया मेवात कहलाता था। तो जो जो लोग गुड़गांव के आसपास थे, जहाँ अब गुड़गांव का रेलवे स्टेशन है, यहाँ एक हरनौल गांव था, बहुत बड़ा गांव और बहुत प्रभावशाली गांव था। वो लोग चले गए। इसी तरह बावल में एक बहुत बहुत बड़ा गांव था और उसका दबदबा था वहाँ, वो लोग चले गए, उनका कत्लेआम भी हुआ बीच में रास्ते में। तो अब ये दिक्कत आई कि अब क्या हो। यहाँ के जो बड़े नेता थे, चौधरी यासीन खां, उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड करवा दिया और वो अंडरग्राउंड हो गए। कंवर मोहम्मद अशरफ के खिलाफ भी केस रजिस्टर हो गया, वो भी अंडरग्राउंड हो गए। बचे सैयद मुतलबी फरीदाबादी और चौधरी अब्दुल हई। पंचायतें हुई, जाटों के साथ भी पंचायत हुई। कुछ दिन तो वो पंचायत अपने उस पे रही, फैसले पे, लेकिन फिर जब भरतपुर का दबाव पड़ा जाटों के ऊपर तो वो फैसला भी फिर लागू नहीं हो पाया। तो इधर से भी कोटगांव की तरफ से हमला हुआ, यूपी तक के लोग उसमें थे। इधर ताउड़ू की तरफ से भी हमला हुआ, मोहम्मदपुर गांव की तरफ से, और अलवर भरतपुर से तो हो ही रहा था। भरतपुर की फ़ौज ने अंदर होकर भी कत्लेआम किया। अलवर की फ़ौज ने यहाँ पहाड़ के ऊपर से गांव है ढोंड गांव है, भोंड गांव, फिरोजपुर से 5 किलोमीटर आगे, वहाँ के फायरिंग की नमाज़ पढ़ते हुए लोगों पर। तो वो सब घटनाएं हो रही थी। तो लोगों ने ये सोचा, जो उस वक्त के नेता थे, चौधरी अब्दुल हई, चौधरी यासीन, सैयद मुतलबी, कि भाई क्या किया जाए। तो मीटिंग हुई। पीसी जोशी जो सीपीआई के उस वक्त थे जनरल सेक्रेटरी, तो उनके ऑफिस में वो मीटिंग हुई। चौधरी यासीन भी उसमें शामिल हुए और पूरी स्थिति से उनको अवगत कराया गया कि भाई ये हो रहा है। यहाँ पर सिख बटालियन थी, वो अलग से अत्याचार कर रही थी, लोगों को मारना पीटना अंदर। उस वक्त ये कहा जाता था कि जिसको मिलिट्री उठा ले गई वो जिंदा वापस नहीं आएगा। ये आम कहावत थी मेवात में उस वक्त। तो वो भी एक समस्या थी। और उधर एक डीसी थे यहाँ, कोई बधावर उनका नाम था, नाम तो कुछ और था, बधावर उनका गोद था, तो बधावर वो लिखते थे। वो खुद वार्निंग दे के गए यहाँ कि भाई 3 दिन के अंदर अंदर मेवात खाली कर दो, वरना फिर कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। वो सब चीज़ें हो रही थी। तो ये लोग, गांधी जी वहाँ, सीपी जोशी ने ये सलाह दी कि भाई अगर मेवात की डिग्निटी को, मेवात के कल्चर को बचाना है तो फिर गांधी जी अगर इसमें हस्तक्षेप करेंगे तो वो होगा, वरना तो और कोई नहीं कर पाएगा। तो ये लोग गांधी जी से मिले, 2 आदमी, चौधरी अब्दुल हई और उनके साथ 1-2 आदमी और थे। गांधी जी भंगी कॉलोनी में रहते थे और जब ये गए तो वो लंच कर रहे थे इधर दिल्ली में। तो लंच कर रहे थे, ये लोग वेटिंग रूम में बैठ गए। तो गांधी जी ने कहा भाई कौन है, कहने लगा जी इस तरह आए, कहने बुलाओ इनको। कहने लगा भाई बाहर क्यों बैठ गए, तो कहा भाई हम तो ये था कि आप लंच कर रहे हैं। अरे भाई तुम मौलाना आज़ाद ने भेजे हो, तो उनके दोस्त हो तो मेरे भी दोस्त, अब बताइए प्रॉब्लम क्या है। तो इन्होंने बताया जी ये हो रहा है मेवात में, ये हो रहा है, कत्लेआम हुआ, लोग इधर आ गए, तो अब यहाँ भी हमले हो रहे हैं।
और उसमें कांग्रेसी भी शामिल हैं, खासकर गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के और मथुरा डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेसी शामिल हैं। तो गांधी जी को एकदम झटका लगा उसका। उनका अच्छा ऐसा है तो ऐसा करो तुम परसों आओ, मैं इनको बुलाता हूँ। तो उनको भी बुलाया गया और ये जब परसों गए तो ये लोग तो पहुँच गए, वो नहीं आए। तब गांधी जी ने ये कहा कि भाई मैंने उनको भी बुलाया था लेकिन वो नहीं आए, इसका मतलब वो दोषी हैं और अब मैं मध्यस्थ नहीं हूँ आपके लिए, बल्कि मैं पक्ष हूँ अब मेवात का, एक पक्ष के तौर पे मैं काम करूँगा। नेहरू से बात की उन्होंने और फिर एक डेलीगेशन पटेल से मिला। पटेल ने शुरू में तो उन लोगों को बहुत धमकाया, लेकिन बाद में जब सारी बातें की तो फिर पटेल की समझ में आया कि मामला कुछ और ही है और उन्होंने फिर मद्रास बटालियन भेजी। सिख बटालियन को यहाँ से हटा लिया गया और बीवा गांव है जो जो राजस्थान और हरियाणा की जहाँ बाउंड्री मिलती है, तो वहाँ से बच्चू सिंह जो महाराज भरतपुर का भाई था और वही ज़्यादा बदमाशी कर रहा था, तो वो उसने हमला किया उधर से। तो गांव वाले भी निकले, बंदूक लेके, बंद है बीच में। तो मद्रास बटालियन ने कहा नहीं तुम हटो पीछे, हम देखेंगे इनको। उन्होंने मोर्चा लगाया बंद पर, उनको मार भगाया, बल्कि उनकी तोपें भी रख ली। उसके बाद उन्होंने कभी हमला नहीं किया। तो ये भी हुआ, लेकिन हालात फिर भी ख़राब ही थे। लोग जा रहे थे पाकिस्तान और यहाँ के बड़े नेता ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान जाएं, वो चाहते थे कि हम यहीं रहेंगे। तो गांधी जी से मिलने के बाद फिर ये तय हुआ, फिर मीटिंग हुई सीपीआई के ऑफिस में और फिर ये बात आई कि फिर गांधी जी से मिला जाए। तो 20 सितंबर 1947 को बिरला हाउस में कोई 50-60 चौधरियों का जो हमारे गोत और पाल हैं उनके चौधरी होते हैं, वो सब चौधरी यासीन के नेतृत्व में गांधी से मिले और उनको सारी स्थिति से अवगत कराए। ये हो रहा है जी, ये हो रहा है, मिलिट्री ये कर रही है, ये कर रही है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इस तरह से भेदभाव कर रहा। और हमारा अंतिम फैसला गांधी जी ये है कि हम मर जाएंगे मगर मेवात नहीं छोड़ेंगे। तो ये बात गांधी जी को अंदर तक प्रभावित कर गई और गांधी जी भावुक हो गए और उन्होंने ये कहा कि भाई गांधी भी उन लोगों के साथ मेवात में मरना पसंद करेगा जो लोग अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ना चाहते। और फिर वो ये फैसला हुआ कि भाई गांधी जी मेवात आएंगे। तो तय ये किया यहाँ के जो लीडरशिप थी मेवात की कि भाई घासेड़ा कैंप भी है, वहाँ बुलाया जाए गांधी जी को। 19 दिसंबर को गांधी जी आए। सारे न्यूज़पेपर्स की कटिंग है हमारे पास और गांधी जी के फ़ोटो भी हैं, सभा के फ़ोटो भी हैं उसमें, हिंदुस्तान टाइम्स के और उस वक्त के हिंदुस्तान के, वो सब चीज़ें हैं। उन्होंने पूरी रिपोर्टिंग की। तो गांधी जी यहाँ आए और जहाँ से सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ खाली खेत थे, यहाँ पर वो टेंट वूंट लगा। लोग गाड़ियों से, ऊँटों पे बैठकर, घोड़ों पे, साइकिलों से वहाँ पहुँचे। हज़ारों लोग, लाखों लोग थे। और पंजाब के प्रीमियर गोपीचंद भार्गव और जो उनके चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा, चौधरी यासीन और जो जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स थे पंजाब के, वो सब लोग आए। और गांधी जी ने अपने संबोधन में सबसे पहले ये कहा कि मैं हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी की तरह हूँ, उनको उनके घरों से ज़बरदस्ती नहीं निकाला जा सकता। मुझे ये बताया गया है कि वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, लेकिन अगर ऐसा है भी तो उनकी इस्लाह करनी चाहिए, उनका सुधार करना चाहिए, ना कि उनको उनके घरों से निकाला जाए। बल्कि तो जो पंजाब के प्रीमियर थे उस वक्त, गोपीचंद भार्गव, मुख्यमंत्री को प्रीमियर कहा जाता था, तो उन्होंने ऑब्जेक्ट किया गांधी जी को, ये नहीं इनको जाने दो। तो गांधी जी ने उनको झिड़क दिया और उनसे ये कहा कि तुम्हारी पंजाब सरकार और नेहरू की केंद्रीय सरकार मेयों के जान माल की सुरक्षा की गारंटी ले, ये मैं स्टेज से कहता हूँ। उसके बाद लोग वापस अपने घरों में बसे। और लेकिन समस्याएं उस वक्त भी बहुत थी। जो सांप्रदायिक लोग थे वो अब भी लोगों को उकसा रहे थे, धमकियां दे रहे थे। इधर से राजाओं ने ये किया कि उधर से भी शरणार्थी आ गए थे, तो उन्होंने जल्दी जल्दी में मेयों की मकान और कुएं और मस्जिदें, मदरसे सब अलाट कर दिए जल्दी जल्दी में।
और यहाँ तक हालात हुए कि किसी फैमिली का मकान में तो शरणार्थी रह रहे हैं और वो खुद खेतों में पड़े हुए हैं अपने, वहीं रात गुजार रहे हैं बरसात में सर्दी में। और शरणार्थी चूँकि बहुत गुस्से में थे वो भी, तो उन्होंने ये किया कि कुएं की रस्सा काट दिया ताकि ये पानी ना पी सकें। तो दिक्कतें बहुत आई, लेकिन गांधी जी की जो शख्सियत थी, उनका प्रभाव था, नेहरू जी का प्रभाव अपना अलग से था। फिर पटेल भी, जब गांधी ने कहा तो पटेल भी इस कभी ने भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और वो अलवर आए। अलवर में उन्होंने ये कहा, जब लोगों ने उनसे कहा कि भाई आप इन लोगों को नहीं भेज रहे, तो उन्होंने कहा भाई ये डेमोक्रेसी है, सदियों बाद हम आज़ाद हुए हैं और इस आज़ादी की हमने बड़ी कीमत चुकाई है पाकिस्तान के रूप में, इसलिए शांति से रहो, भाईचारे से रहो। ये लोकतंत्र है, इसमें राजपूत की तलवार और भंगे की झाड़ू की बराबर की कीमत है। जब पटेल ने ये बात कही तो लोग फिर अपनी सीमा में आ गए और उन्हें लगा कि अब बात नहीं बनने वाली है, तो तब लोगों ने यहाँ बसना शुरू किया और दोबारा लोगों ने अपने खेतों को, जिनको जो मन पड़ा, किसी ने झोंपड़ी डाल ली, किसी के कच्चे मकान थे उसको मिल गए, लेकिन जो अच्छे मकान थे वो नहीं मिले। बाद में ज़मीनें भी लोगों ने खरीदी उनसे, शरणार्थियों से, तो वो सब हुआ। और आज हालांकि 2/3 में बात यहाँ से चला गया पाकिस्तान। चौधरी अब्दुल्ला ने लिखा है कि हमारी पॉपुलेशन 12 लाख है इस वक्त और 8 लाख उधर जा चुके हैं, 4 लाख के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, ये लिखा है। इसका मतलब 2/3 उधर जा चुके थे। तो एक चीज़ ये हुई। दूसरा ये हुआ कि 82,000 लोग उसमें कत्ल हुए। मेयो के पास 3,000 से ज़्यादा गांव थे, इस वक्त 1250 गांव बचे। वही 2/3 और 1/3 वाली बात हो गई। और कोई 3 लाख बीघा ज़मीन थी, जिसमें से बड़ी मुश्किल से उनको 80,000 बीघा ज़मीन वापस मिली। तो ये सब स्थिति थी। और जो मेयो कर्मचारी थे, मतलब सरकारी कर्मचारी, उनको बगैर किसी नोटिस के उनको उनकी ड्यूटी से डिस्चार्ज कर दिया गया था उस वक्त। बाद में हो सकता है उन्होंने ज्वाइन किया हो, लेकिन उस वक्त उनको डिस्चार्ज कर दिया था। पुलिस में भी थे, मिलिट्री में भी थे। तो ये सब बड़ी समस्याएं थी, लेकिन गांधी जी का प्रभाव, नेहरू का प्रभाव, उस सब ने उन सारी समस्याओं को सुलझाया। यहाँ के लोगों ने भी बड़ी मेहनत की, हर घर में गए, लिस्टें बनाई। औरतें जो जिनका अपहरण हुआ था उनकी लिस्टें अलग से बनाई, जिनके मकानों पे कब्ज़ा हुआ उनकी लिस्टें बनाई, मस्जिदों मदरसों की लिस्टें बनाई, और जो लोग मरे थे उनकी लिस्टें बनाई। और तब वो लिस्टें उनके हिसाब से फिर लोगों को दोबारा बसाया गया। तो ये सब गांधी जी यहाँ आए घासेड़ा गांव में। अब वो किस तरह की कहानी बताई जाती है कि जब वो आए तो क्या हुआ था, लोग उनको किस तरह से सुनने आए, कैसे सुनने आए, गम में थे, अब रो रहे थे, वो कैसा दृश्य था? लोग बहुत परेशान तो थे, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत परेशान थे, लेकिन उत्सुकता भी बहुत थी कि गांधी जी आ रहे हैं तो क्या कहेंगे गांधी जी, ये उत्सुकता थी। और कहते हैं कि लोग बैलगाड़ियों से, ऊँटों से, और जो संपन्न लोग थे वो साइकिलों से, घोड़ों से वहाँ आए। और बहुत एक तरह की उत्सुकता थी, निराशा भी थी, उत्सुकता भी थी, परेशानी भी थी, लेकिन कहीं न कहीं उत्सुकता ज़्यादा थी कि गांधी जी क्या कहते हैं। और जब गांधी जी ने ये कहा कि भाई मेयों को उनके घरों से नहीं निकाला जा सकता, उनको वापस बसाया जाएगा और सरकार उनकी जान माल की सुरक्षा की गारंटी ले, तो एकदम लोगों में जो जैसे त्योहार जैसी खुशी उस वक्त हुई। जो ताराचंद प्रेमी एक हमारे यहाँ हुए हैं, अब तो वो खैर एक्सपायर हो गए, वो मौजूद थे। वो कह रहे मैं साइकिल से गया था। तो कहने लगे जब गांधी जी ने ये कहा ना कि लोगों को वापस बसाया जाएगा, तो लोग बहुत खुश हुए और बहुत नारे लगाए, गांधी जी जिंदाबाद और बापू गांधी जिंदाबाद, वो सब नारे लगे वहाँ उस वक्त। और लोग बहुत खुशी खुशी अपने घरों को फिर वापस। इसका हम मुख्य कारण क्या माने कि एक पक्ष ये बोलता है कि अंग्रेज़ों से लड़ाई के बाद या फिर भारत जब विभाजन हो रहा था तो तब ये लोग जा रहे थे पाकिस्तान,
अब एक दूसरा पक्ष जो है वो आपका है कि जैसे भरतपुर रियासत का यहाँ पर जिक्र आया, अब उधर से अलवर का यहाँ से जिक्र आया, मतलब कई कई किरदार हो गई इसमें। तो सही बातें हम कौन सी बातों को माने, या सारी बातों का मिश्रण रहा इसमें? नहीं, सही बात यह है कि मेव जो है, मेव के बारे में ये कहा जाता था कि मेव का क्या मुसलमान और जाट का क्या हिंदू। अब मेव दोनों तरह की रिवाजों को मानते थे। अच्छा, जो जो डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव का मेवा था, वहाँ शिक्षा थी, हर 2 मील पे स्कूल खुलवा दिए गए थे और मदरसे भी थे, इस्लाम से भी लोग परिचित थे। लेकिन अलवर और भरतपुर में धार्मिक शिक्षा पे मुसलमानों पे बैन था, वो मुसलमान थे ही नहीं। ये 1947 के आसपास। 1947 से पहले आपको मैं कहानी बताता हूँ कि एक लाला जी किसी गांव से अलवर जा रहे थे और ग्वाल अपने पशु चरा रहे थे। उन्होंने कहा भाई ये हिंदू मार तो हमें रहे ही हैं, पर ये आ रहा, आज इसको निपटा, बदला इससे लेंगे। उन्होंने उसको घेर लिया। तो उसने कहा भाई तैयार हो जा, अब तुझे हम निपटाएंगे। क्यों भाई, तू हिंदू है, साले तुम मार रहे हो हमें, तो हम भी तुम्हें मारेंगे। कहने लगे मैं तो हिंदू नहीं, मैं तो मुसलमान हूँ। कहने लगा तेरा पहनावा ये पहनावे से क्या है भाई, मेव नहीं पहनते पैसे वाले, ये धोती और जो फैन की धोती एक होती थी और मलमल का कुर्ता, वो जो ट्रांसपेरेंट होता था, उसके नीचे एक बड़ा बुनियान पहनते थे। तो कहने लगा मैं तो भाई संपन्न में हूँ तो ये पहनूंगा। तो अब वो दोनों एक दूर ऐसे खड़ा हो गया कि ऐसा, उसने जो उससे बात कर रहा था उसने कहा बताइए तो ये कह रहा मैं तो मैं हूँ, इससे कलमा सुन। भाई कलमा सुना, मैं सुना दूंगा कलमा, सुना देगा। तो उसने कहा भाई कह रहा है तो सुना। उनको पूछ इससे, सुना भाई। तो उसने कहा भाई कलमा तो मैं सुना दूंगा, लेकिन देख फिर मुझे जाने दिया जाएगा। हाँ ये वादा करते हैं जाने। तो सुनाओ। तो उसने कहा या हुसैन। उसने कहा, अब वो ग्वाल जो था उसे खुद कोई कलमा का पता नहीं था। उसने दूसरे से कहा भाई ये तो यूँ कह रहा या हुसैन। यार ठीक ही कह रहे हो। अब उन दोनों को कलमे का पता नहीं था। ये पोजीशन थी अलवर की। तो बल्कि कई बुज़ुर्गों से का मैंने इंटरव्यू लिया। मुफ्ती जमालुद्दीन साहब थे, अब तो वो नहीं है दुनिया में। वो यूँ कह रहे थे कि लोग, हमें तो ये पता ही जब चला, जब मिलिट्री ने हमारा कत्लेआम शुरू किया कि हम मुसलमान हैं, हमें पता ही नहीं था हम क्या। हम तो अपने आप को बस मेव कहते थे और खुश रहते थे। ये एक थी। तो कहीं वो चीज़ नहीं थी। लेकिन अब मैं देखो आज के हालात बहुत टेढ़े हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आर्य समाज, हिंदू महासभा और आरएसएस तीनों ने दोनों राजाओं को उकसाया और एक ऐसी सांप्रदायिक फोर्स बनी सब मिलकर कि ये तय हो गया कि भाई मेवों को यहाँ से साफ करना। पटेल से जिस तरह आज मेवात को बदनाम किया जाता है, उस वक्त भी बदनाम किया गया। पटेल से ये कहा गया कि आप कर क्या रहे हो, ये तो मेवात नहीं, ये तो मिनी पाकिस्तान है और दिल्ली के कांधे पे है। इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। अब वो किया तो अगर मेव बाबर से लड़े, मेव बलबन से लड़े या मेव अंग्रेज़ों से लड़े, तो वो देश के लिए लड़े थे ना। कहना जी ये उनसे भी लड़े थे, उनसे भी लड़े थे, तो अब भी दिल्ली के लिए खतरा है। तो पटेल को भी मिसगाइड किया गया और वो सब चीज़ें हुई। उसके बाद पंचायत हुई मेवों की और जाटों की, क्योंकि जाटों के हमारे संबंध बहुत अच्छे थे उस वक्त, और आज भी हैं। आज भी बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं। हालांकि आज जो माहौल है इसमें भी अच्छे हैं संबंध। तो लेकिन उस पर भी उस पंचायत में जो फैसले हुए, भाई कोई किसी पे हमला नहीं करेगा, कोई किसी औरत को नहीं छेड़ेगा, कोई इस अकेले को या 2-4 को घेर के नहीं मारेगा, और सबका अपना जो काम है एक दूसरे से वो चलते रहेंगे। कोई मतलब जो बिरादरी सिस्टम है वो ख़राब नहीं होगा, भाईचारा। लेकिन उन पर भी प्रेशर डाला गया, भरतपुर से प्रेशर डलवाया गया, अलवर से प्रेशर डलवाया गया, और कुल मिला के एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि ये लोग यहाँ से छोड़ने पर मजबूर हो गए। उसके बाद ये हुआ कि खान बहादुर को पाकिस्तान सरकार ने अपना लाइजन ऑफिसर बना दिया,
और उन्होंने ये नारा दिया कि भाई पाकिस्तान चलो, यहाँ नहीं रहेंगे, हम तो मेवात वहीं बसाएंगे। और ये कहते हैं कि वो दोनों एमएलए जो थे उस वक्त मुस्लिम लीग के थे मेवात। ये एक ख़ास बात है, फिरोजपुर से भी और नूह से भी। उस वक्त गुड़गांव पश्चिम और गुड़गांव पूर्व नाम था इन सीटों का। और वो जो जो ये कोई वैसी चीज़ नहीं है कि वो मुस्लिम लीग से थे तो इसका मतलब मैं वो मुस्लिम लीग के साथ, क्योंकि उस वक्त जो इलेक्शन लड़ने का जो स्टैंडर्ड था, अंग्रेज़ों ने जो स्टैंडर्ड सेट किया था, उसमें ये था कि इतना सामाजिक स्टेटस होना चाहिए, इतनी ज़मीन होनी चाहिए, ऐसा मकान होना चाहिए, और उसी कैटेगरी के लोग वोट भी करते थे। आम आदमी वोट नहीं करता था। और चूँकि पाकिस्तान आंदोलन पढ़े लिखे लोगों का था, संपन्न मुसलमानों का था, तो इसलिए वो लोग उन्होंने अपना एमएलए बना दिए। तो वो दोनों एमएलए भी पाकिस्तान चलो का नारा दिया उन्होंने। और यहाँ तक हुआ कि यहाँ जो मेयो हाई स्कूल है, इनका अध्यक्ष मौलवी अहमद जान थे, जो एमएलए भी थे, वो इनका फर्नीचर भी उठा ले गए और इनके जो खाते में पैसे थे कि भाई चलो वहीं लाहौर में खोलेंगे और यहाँ से चलो। तो ये दोनों फोर्सेस आप किस नज़रिए से देखते हैं? एक सांप्रदायिक फोर्स है, एक मेयो पाकिस्तान समर्थक फोर्स आप कह सकते हैं। इन दोनों ने जोर लगाया और जितना उनसे हो सका मेयो का यहाँ से पाकिस्तान भेजने में योगदान रहा। अब 47 में फिर हम ये कहें कि मेवात इलाका बस चुका था, या फिर जो हम ये कहें कि राजस्थान के जो हम ये कहें कि मेव थे, चाहे इधर थोड़े थोड़े यूपी का एरिया हो, वहाँ के मेव थे, तो वो सब यहाँ बस चुके थे गुड़गांव के आसपास 47 तक। यहाँ यहाँ एक तरह से उन्होंने शरण ली थी, शरण ली थी। एक तरह से शरण ली थी, और यहाँ वालों ने अपने घर अपने खेत उनको सौंप दिए। भाई पशु हैं, खेत से काटो चराओ, घर में रहो, जो अनाज हमारे पास है उसमें से आप भी खाओ, नहीं है तो फिर और इंतजाम करेंगे। और वो सालों रहे यहाँ, 2-2 साल, 2 साल तक लोग यहाँ रहे। फिर उसके बाद जो है बस गए इस इलाके को, फिर मेवात नाम दे दिया गया। हाँ, नहीं, मेवात तो पहले से ही था। ये इलाका इतना पुराना है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। महाभारत काल में इस इलाके को मत्स्य प्रदेश कहते थे। ये ही मेवात था, मत्स्य प्रदेश। इसके साउथ में विराटनगर था, नॉर्थ में इंद्रप्रस्थ था, इधर पूर्व में सूरसेन था, और इधर तिरगत था पश्चिम में, सुशर्मा जिसके राजा थे। तो ये महाभारत से भी पुराना इलाका है। और हमारे लोग तो ये कहते हैं कि ये जो झील है, आकेड़ा झील, उस कोटला झील जिसे बोलते हैं, कि पांडव यहाँ से निकल के गए थे, इसलिए ये नीची हो गई। और ये वो सब जो एक तरह से पौराणिक कथाएं हैं, वो मेवात में भी प्रचलित है। लेकिन क्योंकि पहाड़ों के बीच में था तो ये ऑटोमेटिकली झील बन गई थी। तो बहुत पुराना एरिया है मेवात। तो मेवात कोई नया नहीं है। लेकिन ये हुआ कि जब गांधी जी ने आश्वासन दिया तो लोग फिर वापस अपने अपने गाँव को गए और अपने अपने घरों में वो लोग बसे, जो यहाँ रह गए थे। जो चले गए थे वो चले गए। लेकिन ये ज़रूर हुआ कि जो चले गए थे उनमें से भी बहुत सारे लोग, जब सुना कि भाई गांधी जी ने वो आश्वासन दे दिया, लोग अपने घरों में बस रहे हैं, तो वापस आ गए बहुत सारे लोग। कहते हैं तकरीबन 1 लाख लोग वहाँ से वापस आ गए और अपने घरों में जाके बस गए। अच्छा, फिर 47 में हम ये कहें कि महात्मा गांधी ने यहाँ के इस इलाके को बसा दिया, या फिर यहाँ के लोग जो बस गए थे। तो फिर क्या रोष हुआ गांधी जी के लिए, या जो लोग चाहते थे कि ये जो मेव कम्युनिटी वो यहाँ ना बसे, कुछ इस तरह का रहा कि महात्मा गांधी के लिए साजिशें हुई, कुछ इस तरीके की चीज़ें? सांप्रदायिक फोर्सेस तो वो गांधी जी के खिलाफ रही, और आखिर में ये हुआ कि गांधी जी का कत्ल हुआ 30 जनवरी को। उसमें एक कारण ये भी है मेवों को यहाँ रोकने का। बल्कि मैं ये कहूँ कि सबसे बड़ा कारण ये है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये तो हुआ है। और जो जितनी भी सांप्रदायिक फोर्सेस थी, हालांकि बाद में पटेल ने भी उनको धमकाया और कहा कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, अब ये लोकतंत्र है और सब लोग समान हैं, सबको समान अवसर अब हमारे संविधान ने दिए हैं। वो और नेहरू जी तो 52 के इलेक्शन में यहाँ आए भी हैं, और मौलाना आज़ाद ने 57 का इलेक्शन यहाँ से लड़ा है। तो ऐसा नहीं है, गांधी जी का भी, नेहरू जी का भी और मौलाना आज़ाद का भी यहाँ आना जाना रहा है। तो कोई अननोन इलाका नहीं था गांधी जी के लिए। गांधी जी जानते थे
और जो जो मेवात में स्वतंत्रता आंदोलन चला, भारत छोड़ो मतलब व्यक्तिगत जो पहला आंदोलन था व्यक्तिगत सत्याग्रह का 1921 में, उसमें मेवों ने बाकायदा भागीदारी की। और फिर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1929-30 का, उसमें मेवों ने भागीदारी की। और 1921 में तो 3 मेवो पुलिस की गोली से मारे भी गए फिरोजपुर जिले में। 39 में यहाँ बहुत बड़ा जलसा हुआ कांग्रेस का आली गांव में, और चौधरी अब्दुल हई को गिरफ्तार किया गया और उनको 2.5 साल की सज़ा हुई, सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी। और फिर भारत छोड़ो आंदोलन में मेवों ने हिस्सा लिया, और बाकायदा तावड़ू, नूहू, फिरोजपुर, नगीना चारों कस्बों में पूरी तरह से हड़ताल रही और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार, वो सब चीज़ें हुई हैं। तो गांधी जी, कोई दिल्ली यहाँ से दूर नहीं, तो गांधी जी को सब चीज़ का पता था। और यहाँ जो जो स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था तो लोग गांधी जी जिंदाबाद का ही तो नारा लगाते थे। अंग्रेज़ों वापस जाओ, मालगुजारी नहीं देंगे, गांधी जी जिंदाबाद। तो वो गांधी जी के लिए कोई अननोन इलाका नहीं था, गांधी जी जानते थे। और गांधी जी ये भी जानते थे कि ये सबसे बड़ा देशभक्त इलाका है, ये देश के लिए मरना जानता है। और इन लोगों ने पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं, और ज़रूरत पड़ी तो ये लोग अब भी कुर्बानी दे सकते हैं। गांधी जी ये बात जानते थे, और इसीलिए उन्होंने ये बात कही कि मेव हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी की तरह है। ऐसे ही कोई नहीं कह देता इतनी बड़ी बात, छोटी बात नहीं है कि एक छोटा सा इलाका जो जिसकी आबादी यहाँ उस वक्त 12 लाख थी, उसको रीढ़ की हड्डी कह दिया जाए, तो कहीं ना कहीं गांधी जी उनकी नब्ज़ को जानते थे, उनके जज्बात को जानते थे, उनके संघर्ष क्षमता को जानते थे, उनके साहस को जानते थे। इसलिए गांधी जी ने ये बात की। अच्छा, ये घासेड़ा गांव ये कुछ किसी रियासत के अंडर भी आता था? हाँ, नहीं, घासेड़ा अलग रियासत थी, अलग रियासत। इसलिए हम इसको गढ़ अच्छा, घासेड़ा सिर्फ घासेड़ा जो है, ये घासेड़ा नाम से ही रियासत थी, हाँ, 47 के आसपास। घासेड़ा नाम से थी, और इसलिए इसको गढ़ घासेड़ा कहते हैं। घासेड़ा। तो ये पुरानी कहानी है औरंगजेब के टाइम। 3 लोग थे, सांवलिया मेव थे, जिनके पास 10,000 लोग होते थे, और वो स्टेट के कारवां को लूट लेते थे। इसी तरह से एक बादशाहपुर के पास गांव था, मेदावास शायद उसका नाम था, आप बादशाहपुर ही समझिए उसको। हाथी सिंह था, वो भी इस तरह लूट मार करता था। और इसी तरह नंदराम था एक इसका अहीरवाल का, वो भी छोटा मोटा अपना, उनका भी अपना गिरोह था। तो किसी बात पर हमारे यहाँ के लोग जो किंवदंती है वो तो ये है कि सांवलिया का बेटा था अली खां, उसका अलवर की किसी राजकुमारी से प्रेम हो गया। उस वक्त सांवलिया औरंगज़ेब के नज़दीक था, दरबार में आना जाना था। और कहते ये हैं कि अली खां का जो एजुकेशन थी वो राजकुमारों के साथ होती थी, इसलिए किसी राजकुमारी से उसका लव हो गया। इस बात से औरंगज़ेब नाराज़ हो गया, क्योंकि जयपुर वाले तो उसके रिश्तेदार थे। उन्होंने शिकायत की तो औरंगज़ेब नाराज़ हो गया, उसने इनको दरबार से निकाल दिया। तो इन्होंने तिजारा से, वो जयपुर का रास्ता था, दिल्ली से तावड़ू, तावड़ू से तिजारा टपुकड़ा होता, तो इन्होंने कहीं तावड़ू के आसपास उस राजकुमारी का अपहरण करने की भी कोशिश की। इससे औरंगज़ेब ज़्यादा नाराज़ था, तो उसने कहा भाई ऐसा कौन आदमी है जो इस सांवलिया को मार दे। तो नंदराम किसी तरह से औरंगज़ेब के कांटेक्ट में आया। उन्होंने नंदराम से कहा, नंदराम ने कहा जी मैं तो उसको मार तो नहीं सकता, इतना दम नहीं है, लेकिन उसका दोस्त है हाथी सिंह, वो कुछ कर सकता है। तो फिर नंदराम के थ्रू हाथी सिंह को बुलाया गया। हाथी सिंह ने कहा जी मैं उसको आमने सामने की लड़ाई में नहीं मार सकता, लेकिन मेरा दोस्त है, विश्वास में लेके मार सकता। तो उन्होंने, औरंगज़ेब ने कहा ठीक है आप ये काम कीजिए, हम आपको जागीर देंगे। तो हाथी सिंह ने सांवलिया को दावत पे बुलाया और उनको खाने में कुछ खिला दिया। बेहोश हो गए तो उनका सर काट के और औरंगज़ेब को पेश कर दिया। और उन्होंने घासेड़ा की जागीर के साथ 20 गांव, जिसमें मालव और नूहू भी शामिल थे, वो उनको दिए। तो फिर ये रियासत बन गई। उसके बाद उनका बेटा बहादुर सिंह हुआ यहाँ का राजा, और दरबार की लड़ाई और भरतपुर से इनका तनाव
और कहते हैं कि बहादुर सिंह बहादुर तो था, लेकिन थोड़ा उसमें घमंड था, तो ज़्यादा किसी को खातिर में नहीं लाता था। तो सफदरजंग और सूरजमल ने मिलकर उसको घासेड़ा पर हमला किया। सूरजमल ने, सफदरजंग तो खैर नहीं आया, और वो लड़ाई चली जिसमें 1500 सिपाही मारे गए भरतपुर रियासत के, और इसके 800 सिपाही मारे गए। जब ये अकेला रह गया तो इन्होंने बच्चों को, अपने जो रानियाँ थी और बच्चे थे, उनको अब जो गजेटियर ऑफ गुड़गांवा वो तो लिखता है कि वो उसका उन्होंने बारूद से अपने बच्चों को उड़ा लिया। और सादल्ला जो यहाँ के शायर हैं और कई राइटरों ने ये लिखा है कि उन्होंने खुद ही कत्ल कर दिया। बहरहाल जो भी बात रही होगी, उसके बाद उन्होंने साका किया, मतलब अकेले अपना 1-2 अंगरक्षक थे उनको लेकर अकेले मैदान में आए, दरवाज़ा खोलकर वो लड़े और वो मारे गए लड़ाई में। और उसके बाद सूरजमल उसके जो घासेड़ा के जो किले के दरवाजे थे उनको भी ले गए उखाड़ के, और अब बीक के किले में वो लगे हुए हैं। तो ये 1753 अप्रैल 1753 की कहानी है। तो उसके बाद ये रियासत ख़त्म हो गई, गढ़ घासेड़ा, और मेव जो यहाँ से निकाल दिए थे वो फिर गांव में जाकर बसे। तो ये घासेड़ा का ऐसा इतिहास रहा है कि सुनते सुनते मैं उसी समय में जा रही हूँ, मेरी आंखों के आगे वो तस्वीरें तैर रही हैं। ये जो सूरजमल जी के जो एक किस्से बताए जाते हैं कि दिल्ली के दरवाजे उतार के लेकर आए थे वो। नहीं, वो घासेड़ा के दरवाजे हैं, घासेड़ा के किले के दरवाजे हैं, आज भी वो लगे हुए हैं डीग के किले में। और वो तो रिकॉर्ड की बात है, सारे इतिहासकारों ने यही लिखा है। यहाँ तक कि सरकार जो जो जिन्होंने फॉल ऑफ मुगल अम्पायर लिखा है, उन्होंने भी ये लिखा है कि घासेड़ा के दरवाजे, घासेड़ा किले के दरवाज़ों को वो ले गया, और डीग का जो किला वो बन रहा था उसमें उन्होंने वो लगवा दिया। तो ये इतिहास इस तरह का रहा घासेड़ा गांव का, पूरी कहानी इस तरह की जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हों। नहीं, घासेड़ा में तो देखो 1857 में भी घासेड़ा में एक बड़ी लड़ाई हुई थी। अली हसन खां जो रायसीना के थे, रायसीना गांव जब टूट गया, दूसरी लड़ाई रायसीना में, और तीसरी लड़ाई 8 नवंबर को घासेड़ा में हुई थी। तो अंग्रेज़ों ने को जब पता चला तो उन्होंने कैप्टन रांगटन को भेजा, और कुमायूं रेजिमेंट और हडसन हॉर्सेस उन सबको लेके आए। और कुतुब मेलावास एक गांव है नॉर्थ ईस्ट में घासेड़ा के, तो और रिवासण के ईस्ट में पड़ता, तो रिवासण को उन्होंने आग लगा दी और वहाँ कैंप डाला, और वहाँ से 2 हिस्सों में बंटकर फौज ने घासेड़ा पे हमला किया। और जब रिवासण की तरफ से फौज आई तो जो मेव क्रांतिकारी थे वो तो उस पर टूट पड़े, तो उसको भगाने ही वाले थे कि उधर से पीछे से दूसरी उसने गांव पे हमला कर दिया। और उसके बाद कोई 150 आदमी क्रांतिकारी वहाँ मारे गए, अंग्रेज़ भी मारे गए, लेकिन उसके बाद क्रांतिकारी पीछे हट गए और गांव पे कब्जा हुआ। तलाशी हुई तो कुछ फौजी जुराब और वर्दियाँ, कुछ बेल्ट मिली उनको, और जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि जो ब्रिटिश सेना से जो डिफेक्ट करके आए थे सिपाही, उन्होंने यहाँ पर मोर्चा लगाया था। और अली हसन खबार का जिन्होंने ये उसको लीड किया था, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अंग्रेज़ों की किसी तोप खाने की किसी टुकड़ी के इंचार्ज थे। तो इससे ये जाहिर होता है कि वो सिपाही थे और वहाँ से डिफेक्ट करके यहाँ आए और यहाँ उन्होंने लड़े, मोर्चा लगाया, क्रांति में भाग लिया, और 150 लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। उस समय भी मैं ये मानूं कि दिल्ली से होते हुए अगर अंग्रेज़ों को हरियाणा आना होता तो बीच में ये इलाका पड़ता ही पड़ता। पड़ता ही पड़ता था। 1857 में तो अलवर और दिल्ली के बीच में यही मेवात था, और मेवातियों ने उनकी डाक को लूट लिया था, और इधर से भी अपनी सीमा को सील कर दिया और उधर से भी सील कर दिया, ना अलवर वालों को इधर आने दिया ना अंग्रेज़ों को। तो अंग्रेज़ों ने फिर सोना में आकर कैंप डाला, और जब सोना पर मेव क्रांतिकारियों का ध्यान गया तो फिर अलवर से भी कुछ घुड़सवार आए, और ब्रिगेडियर जनरल सावर्स जो यहाँ आए थे मेवों को दबाने के लिए,
और उन्होंने ही सोना कैंप कायम किया। तो वो अपनी डायरी में उन्होंने बाकायदा लिखा है कि जब से मैं इस ज़िले में दाखिल हुआ हूँ, हर वक्त मेव घुड़सवारों के हमले का डर लगा रहता है, और ऐसे में ये समझा जा सकता है कि हमारे लिए माल की सुरक्षा दूसरे नंबर पर है। मतलब कि पहले नंबर पर तो हमें अपनी सुरक्षा की चिंता है, दूसरे नंबर पर माल की सुरक्षा की। उसके बाद कैप्टन डरमंड को यहाँ का इंचार्ज बनाया, और उन्होंने 12 खम्भे वाली एक मस्जिद है सोना के नॉर्थ में, उसमें अपना कैंप डाला, और वहाँ से वो उसने रोपड़ा का और फिर पिनंगवा, महू, इन सब पर कार्रवाई की। तो ये छोटा सा इलाका था उस वक्त, जो डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव का था। मतलब आप समझिए कि बादशाहपुर से और नौगांव तक का ये एरिया, 1,10,000 आबादी थी। उन लोगों ने 7 युद्ध अंग्रेजी के फौज से लड़े, तो ये कोई कम बड़ी छोटी बात नहीं है। और तकरीबन 10,000 लोग उसमें शहीद हुए, और जब तक वो सक्रिय रहा अंग्रेज़ों की नींद हराम रही, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक थे, तो सबसे बड़ा ख़तरा बनकर में उभरे थे उसमें। सर बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और दोस्तों, आप ये जो बातचीत सुन रहे हैं, ये आज आप सुन रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ घासेड़ा गांव की, मेवात की, और मेवातियों के बहुत सारे किस्से इनके पास हैं। एक बार फिर से हम इनसे खूब सारा समय लेंगे और खूब सारे किस्से, कहानी और इतिहास की बहुत सारी बातों से आप सभी को मुखातिब कराएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका।